प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज के इस सेशंस में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ये आपका जो है सेकेंड लेक्चर्स होने वाला है ना, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो पिछले वीडियोस में हमने जो है ख़त्म किया था इनग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो इनग्रेडिएंट में सबसे पहला था सीमेंट, है ना, सीमेंट। तो सीमेंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सीमेंट जो है इट इज एन आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल which imparts binding property in कंस्ट्रक्शन। जो सीमेंट है ये आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल है, जो कि कंस्ट्रक्शन का एक प्रॉपर्टीज है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल है। और इसका सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ था 1824 में किया गया था। डेवलप कौन किए थे? तो जोसेफ स्पेडिन, है ना। कब किए थे? तो 1824 में जो है सीमेंट का जो है डेवलपमेंट किया गया था। सीमेंट में अगर बात किया जाए तो ये कंसिस्ट करता है आपका कैलकेरियस कंपाउंड, जिसमें मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम आपका होता है। एंड दूसरा ये कंटेन करता है आर्जिलेसियस कंपाउंड। तो आर्जिलेसियस कंपाउंड जो है, इसमें आपका सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है और ऑक्साइड्स आपका जो है होता है। तो ये आपके जो है कंपाउंड्स मतलब आपके पाए जाते हैं। किसमें? तो सीमेंट में आर्जिलेसियस कंपाउंड के तौर पे जो होता है वो। कैलकेरियस कंपाउंड में अगर हम लोग बात किया जाए तो क्ले आता है, सेल आता है, स्लैट आता है, एस आता है। वही कैलकेरियस कंपाउंड में अगर बात किया जाए तो कैलकेरियस कंपाउंड में लाइमस्टोन, सीमेंटेड रॉक, चॉक, मैरीन सेल, मर्ल, अल्कली वेस्ट, तो ये सारे जो है आपके यहाँ पे आता है। ओके। जो सीमेंट है वो कई सारे चीज़ों को कंस्टिट्यूएंट करता है, यानी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट अगर बात किया जाए तो उसमें जो है हमारा लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है और भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसमें सबसे पहला होता है लाइम, है ना। लाइम जो है आपका 62 to 67% आपका होता है। और इसका अगर बात किया जाए तो फॉर्मूला होता है CaO, है ना। CaO ये आपका लाइम हो गया। लाइम जो है स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। क्या देता है? स्ट्रेंथ इम्पार्ट्स, है ना, स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा एंड साउंडनेस, है ना। स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है और साउंडनेस को इम्पार्ट करता है इसमें, तो सीमेंट में। अगर मान लो कि लाइम जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है
तो सीमेंट जो है अनसाउंड बन जाता है, और अनसाउंड होने के कारण से वो काउज करता है टू एक्सपैंड और फाइनली डिसइंटीग्रेट, है ना, धीरे धीरे एक्सपैंड करता है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और अगर लाइम की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेंथ जो इम्पार्ट किया गया था वो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, जिसके कारण से सीमेंट जो है जल्दी सेट कर जाता है। सीमेंट क्या होता है, जल्दी आपका जो है सेट कर जाता है। तो ये फॉर्म कैसे होता है, तो CaO प्लस H2O, तो ये जो प्रोसेस होता है ये यहाँ पे स्लैकिंग होता है, तो ये बन जाता है CaOH का होल 2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है आपका जो कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स है वो है सिलिका, ठीक है, सिलिका SiO2, है ना, SiO2 ये जो है आपका 17 से 25% होता है। कितना होता है, 17 से 25% होता है। इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है किसको, सीमेंट को, है ना। तो अगर सिलिका का मात्रा ज़्यादा हो जाए लाइम में, सॉरी, सिलिका का मात्रा ज़्यादा हो जाए सीमेंट में, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेंथ होता है सीमेंट का वो इंक्रीज कर जाता है, बट इट ऑल्सो इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करता है जैसे जैसे लाइम अगर सॉरी सिलिका अगर ज़्यादा होता है तो, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ साथ जो सेटिंग टाइम है ना वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, एल्यूमिना, एल्यूमिना Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना Al2O3। तो एल्यूमिना के बारे में बात किया जाए तो ये 3 से 8% होता है। कितना होता है, 3 से 8% होता है। और इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, है ना। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज को जो है ये क्या करता है, इम्पार्ट करता है, मतलब जो सेटिंग प्रॉपर्टीज होता है वो जल्दी हो जाता है। और अगर बात किया जाए एल्यूमिना का मात्रा Al2O3 का मात्रा जो है ज़्यादा होता है यानी बढ़ जाता है, तो सीमेंट जो है कमज़ोर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। जो एल्यूमिना है ये एक्ट कर जाता है फ्लस्क के तौर पे। कैसा एक्ट करता है, फ्लस्क के तौर पे आपका जो है एक्ट करता है, एंड हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग क्लिंकर्स टेम्परेचर, है ना। क्लिंकरिंग जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने में क्या करता है, ये आपका मदद करता है, हेल्प करता है। ओके, देखो फ्लस्क इज इक्वल टू आप ले सकते हो एसिड, है ना। फ्लस्क इज इक्वल टू आप ले सकते हो एसिड, ठीक है, फ्लस्क इज इक्वल टू एसिड। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है, तीसरा हो गया एल्यूमिना हो गया। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे होता है कैल्शियम सल्फेट। चौथा में नाम आप लिख सकते हो कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसका मात्रा 3 से 4% जो है आपका होता है। और ये जो है एडेड टू फॉर्म जिप्सम, ठीक है। जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है ये आपका ऐड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, है ना। किस फॉर्म में ऐड किया जाता है, एडेड इन, है ना, यहाँ पे इन लिख लो, एडेड इन फॉर्म ऑफ जिप्सम। किस फॉर्म में ये ऐड किया जाता है, तो जिप्सम के फॉर्म में ये आपका जो है ऐड किया जाता है। और ये हेल्प करता है जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उसको इंक्रीज करने में, है ना, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने में मदद करता है। ओके, पांचवा पॉइंट है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, जो आयरन ऑक्साइड है ये होता है Fe2O3। इसका जो मात्रा होता है वो 3 से 4% आपका जो है होता है। कितना होता है, 3 से 4%। ये स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है
imparts a strength, hardness, कलर, है ना। तो आयरन ऑक्साइड क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है और कलर भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद 6 नंबर पे आपका आता है मैग्नीशिया। 6 नंबर पे मैग्नीशिया, ठीक है, जो कि MgO, ठीक है, ये आपका 1 से 3% जो है आपका होता है। ये इम्पार्ट्स करता है स्ट्रेंथ को, इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कलर। बट अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग मैग्नीशिया ऐड कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो सीमेंट होता है वो अनसाउंड बन जाता है। सीमेंट क्या हो जाता है, अनसाउंड जो है आपका बन जाता है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला जो कंपाउंड है वो है 7वां नंबर पे सल्फर। सल्फर जिसको एस होता है, ये आपका 1 से 3% होता है। सल्फर कितना होता है, 1 से 3%। सल्फर इन सीमेंट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंज इन इट, देयरफॉर इट लीड टू इट्स अनसाउंडनेस, है ना। मतलब सल्फर जो है सीमेंट में ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वॉल्यूम चेंज, है ना, वॉल्यूम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, 8वां नंबर में अल्कली। अल्कली अल्कली Na2O या K2O, ये जो है आपका 0.2 से 1% होता है। 0.2 से 1% जो है आपका यहाँ पे होता है। ये क्या कहता है, लीड्स टू इफ्लोरेसेंस, है ना। ये क्या करता है, इन इफ्लोरेसेंस को लीड करता है। और जो अल्कली होता है ना, अल्कली जो होता है वो अंडरगो एक्सपेंशन रिएक्शंस विद एग्रीगेट, देयरफॉर या देयरबाय लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन, यानी टर्म्ड एज कैंसर ऑफ सीमेंट भी उसको टर्म्ड करते हैं। तो अल्कली जो है ये जो सेटिंग टाइम होता है सीमेंट पेस्ट का, उसे एक्सेलरेट करने में मदद करता है ना। सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बातें हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने नोट डाउन कर लिया। तो ये मेन चीजें थी सीमेंट से रिलेटेड जो आपको जो है समझना चाहिए था, है ना। मतलब आपको ये इसके बारे में ऑलरेडी सीमेंट के बारे में और भी कई सारे पॉइंट्स थे जो कि मैंने ऑलरेडी जो है आपको बताया है ना। अगर आप कंक्रीट मटेरियल पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको पता होगा। कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे मैं और लिखवा देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, है ना। ये पॉइंट्स भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर बात किया जाए सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज डन इन द सीक्वेंस ऑफ, सबसे पहले मिक्सिंग किया जाता है रॉ इंग्रेडिएंट का। ओके, रॉ इंग्रेडिएंट मतलब लाइम होगा, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, है ना। तो ये सभी जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, और उसके बाद ग्राइंडिंग किया जाता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसकी मदद से ये 3 सीक्वेंस में हम लोग जो है क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीमेंट का। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट होता है वो आपका किया जाता है या तो ड्राई प्रोसेस मेथड की मदद से, या फिर आपका जो है वेट प्रोसेस मेथड की मदद से आपका जो है किया जाता है।
ड्राई प्रोसेस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले कैलकेरियस मटेरियल या फिर आर्जिलेसियस मटेरियल लेते हैं, उसका क्रशिंग करते हैं और उसको फाइन ग्राइंडिंग इन वॉल मिल या ट्यूब मिल में करते हैं, उसको स्टोरेज बेसिन में लेकर जाते हैं और प्रॉपर एक करेक्ट प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शंस में होना चाहिए उस प्रोपोर्शंस में उसको क्या करते हैं हम लोग मिक्स करते हैं। उसके बाद उसको जो है हम लोग प्री हीटिंग करते हैं जो कि 800 डिग्री सेल्सियस पे होता है बाय एग्जॉस्ट गैसेस, और उसको फिर जो है स्टोरेज टैंक में ट्रांसफर करते हैं रॉ मिक्स को, और फिर जो रोटरी किल्न है उसमें फिर उसको लेकर जाते हैं। रोटरी किल्न के बाद इसको क्लिंकर फॉर्म होता है। क्लिंकर जो फॉर्म होता है उसको जो क्लिंकर्स होते हैं वो आर ग्राउंड ऑन वॉल मिल, और उसको फिर फाइनली जो है सीमेंट सिलोस जो है बन जाता है, उसको पैकिंग प्लांट में फिर जो है बाद में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया ड्राई प्रोसेस होता है। वेट प्रोसेस में क्या होता है? वेट प्रोसेस में कुछ नहीं है, बस इसी में बस थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि जब आर्जिलेसियस मटेरियल होते हैं या फिर कैलकेरियस मटेरियल होता है उसका जब क्रशिंग करते हैं, है ना, तो वो तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जब आर्जिलेसियस मटेरियल्स होता है तो उसको जब क्रशिंग करते हैं वाश मिल में तो उसमें पानी मिला देते हैं, है ना, जिससे वो वेट हो जाता है, मतलब वो मतलब गीला हो जाता है ना, जो कि एक स्लरी के फॉर्म में वो बन जाता है। जो ग्राइंडिंग रॉ मटेरियल दिए वो ग्राइंडिंग जो है स्लरी के फॉर्म में हो जाता है। स्लरी का जो फॉर्म होता है, ब्लीडिंग ऑफ स्लरी इज करेक्ट कंपोजिशंस होता है। उसके बाद उसको करेक्टली जो करेक्टेड जो स्लरी है उसको फेड करते हैं रोटरी किल्न में यानी अपर एंड पे, और उसके बाद फिर स्लरी कन्वर्ट हो जाता है क्लिंकर्स में, और क्लिंकर को जो है ग्राउंड इन वॉल मिल लेकर आ जाते हैं और उसको फिर जो है पैकिंग प्लांट में भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप सिंपली लिखिए सीक्वेंस, सीक्वेंस है ना। सीक्वेंस में सबसे पहला मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स, है ना, रॉ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। रॉ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हम लोग जो है दूसरा स्टेप्स होता है हमारा बर्निंग, है ना, रोटरी किल में बर्निंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है ग्राइंडिंग, ठीक है। ग्राइंडिंग के बाद हमारा जो है क्लिंकर बन जाता है, उसको पैकिंग प्लांट में भेज देते हैं, ठीक। टेस्ट ऑन सीमेंट, टेस्ट ऑन सीमेंट, सीमेंट पे टेस्ट की बात किया जाए तो दो तरीके का टेस्ट होता है, या तो एक फील्ड टेस्ट हो सकता है ना, फील्ड मेथड, या फिर दूसरा होता है आपका लैब मेथड, लैब मेथड। तो फील्ड मेथड से ज़्यादा क्वेश्चंस आपका नहीं पूछा जाता है, बट मैं फील्ड मेथड के बारे में बस ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ। फील्ड मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो है सीमेंट लाते हैं, सीमेंट को जो है देखते हैं, और देखने के बाद देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म ग्रे कलर का है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये सही सीमेंट है। उसके बाद अगर दो फिंगर से रब किए हैं सीमेंट को हाथ में लेकर तो वो स्मूथ फील होता है तो भी ठीक है, मतलब ये टेस्ट करने का तरीका है कि सीमेंट अच्छा है या नहीं है। इसके अलावा मस्ट बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एयर सेट लम्प, कोई भी मतलब उसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जब वाटर में हम लोग उसको डालते हैं तो वो डूब जाना चाहिए, है ना, ऊपर फ्लोट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब सीमेंट के बोरी में हाथ डालते हैं तो हाथ जब डालते हैं तो हमारे हाथ को वो ठंडा महसूस होना चाहिए, ना कि सीमेंट में डाले तो लगे कि सीमेंट बहुत ज्यादा गर्म है, नहीं, ठंडा रहना चाहिए, ओके। और जब पेस्ट बना लेते हैं तो पेस्ट जो है चिपचिपा होना चाहिए, हम लोग जब उंगली से करेंगे तब। तो ये कुछ फिजिक मतलब फील्ड मेथड है। उसके बाद बात किया जाए जो लैब मेथड है, लैब मेथड में सबसे पहला मेथड जो है जो कि आपको जानना है ना, ऐसे तो स्ट्रेंथ मेथड भी होता है बट स्ट्रेंथ मेथड जानने की जरूरत नहीं है।
लैब टेस्ट में सबसे पहला आपको जानने की जरूरत है वो है फाइननेस टेस्ट। क्या है? ये है फाइननेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट में आपका क्या होता है कि ये शो करता है ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट प्रॉपर्टीज को, जो कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है हमारा पार्टिकल साइज को, और वो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक एरिया को, और स्पेसिफिक एरिया जो है कंट्रोल करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन को जो है कंट्रोल करता है। तो फाइनेस टेस्ट में जो है फाइनेस टेस्ट दो तरीके से किया जाता है। पहला होता है सीएव टेस्ट, है ना, सीएव टेस्ट, और दूसरा होता है एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये दो तरीके का जो है टेस्ट आपका यहाँ पे होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीव टेस्ट। सीव टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग जो है 100 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल को जो है लेते हैं और उसको जो है 9 नंबर वाला सीव यानी 90 माइक्रोन जो सीव होता है साइज, उस पे रखते हैं, और सीविंग इज डन कंटिन्यूसली, और धीरे धीरे जो है सीविंग करते हैं, और फॉर एटलीस्ट 15 मिनट, कितना देर तक, 15 मिनट तक जो है सीविंग करते हैं अलोंग द ब्रेकिंग ऑफ एयर सेट लैंप्स। जो एयर सेट लैंप्स बन जाते हैं, मतलब जो छोटे छोटे हवा के प्रेजेंस से वो मतलब जम जाता है, तो वो उसको जो है ब्रेक करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सीविंग करते हैं 90 माइक्रोन पे, और 15 मिनट तक करते हैं। वेट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट ओवर द सीव इज देन नोटेड। जो रेसिड्यू बच गया सीव पे, उसको वेट को नोट करते हैं, और जो वेट आपका मतलब उस पे रेसिड्यू बचा यानी रिटेन कर गया सीव पे ओपीसी का यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 10%, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर दूसरा जो है एयर परमेबिलिटी टेस्ट में क्या होता है। एयर परमेबिलिटी टेस्ट में होता है कि जो ये टेस्ट है ये बेस्ड होता है रिलेशन बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू बेड ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स एंड सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल फॉर्मिंग द सीमेंट बेड। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट है ये आपका काम करता है। जनरली जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट है ये ब्लेने एयर परमेबिलिटी apparatus का यूज किया जाता है, जिसकी मदद से फाइननेस ऑफ सीमेंट को रिपोर्ट किया जाता है इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। किसके टर्म में? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो छोटा नहीं होना चाहिए। किससे? तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने बताया उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीएफ टेस्ट में। तो सीएफ टेस्ट में लिख फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस 100 ग्राम ऑफ सीमेंट, 100 ग्राम ऑफ सीमेंट sample is placed over sieve number 9 यानी 90 माइक्रोन and sieving is done continuously for at least 15 minutes along the breaking of air set lumps। ठीक, weight of residue
weight of residue left over the sieve is then noted. ठीक. For OPC, ordinary Portland cement, weight of residue retained, weight of residue retained over sieve must note, है ना, must weight, है ना, weight must not exceed 10%, ना 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसमें दूसरा था आपका एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एयर परमेबिलिटी टेस्ट, दिस टेस्ट is based on the principle of relation between flow of air through the bed of cement particles and surface of particle forming the cement bed. Next point of reference, generally Blaney's air permeability apparatus is used. Air apparatus is used. Fineness of cement is reported in term of a specific surface area. For OPC यानी ordinary Portland cement, a specific surface area not less than 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फाइनेस टेस्ट हो गया। फाइनेस टेस्ट के बाद आपका बी है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी
टेस्ट। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है ये ली चैटेलियर फ्लास्क का यूज किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। इसमें जो ली चैटेलियर फ्लास्क है वो प्लेस किया जाता है इन कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ और नॉन पोलराइजिंग लिक्विड लाइक केरोसिन और नेफ्थलीन को ऐड किया जाता है इसमें, और लेवल किया जाता है फ्लक्स को और उसको नोट किया जाता है। और उसके बाद 64 ग्राम ऑफ सीमेंट इज देन एडेड। 64 ग्राम सीमेंट हम लोग ऐड करते हैं फ्लस्क में एंड एयर इज अलाउड, है ना, और एयर उसमें अलाउ किया जाता है टू एस्केप बाय द कंटिन्यूअस रोलिंग ऑफ फ्लस्क। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, वो हमारा जी का जो वैल्यू है ना, जी का अगर वैल्यू के बारे में बात किया जाए तो जी का जो वैल्यू है वो 3.15 होता है फॉर ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। कौन सा अपरेटस यूज करते हैं, बस ये याद रखिए, ली चैटेलियर फ्लास्क, है ना, ली चैटेलियर फ्लास्क का जो है यूज किया जाता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तीसरा टेस्ट है यानी सी नंबर आपका होगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट में क्या होता है कि इन ऑर्डर टू फाइंड इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट और भी कई सारे पैरामीटर्स, तो उसके लिए जो है वैकेट अपैरेटस का यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो वैकेट apparatus is used, है ना, वैकेट apparatus जो है इसमें यूज किया जाता है। ओके, वैकेट apparatus में क्या होता है कि फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम जो है 10 घंटा यानी 600 मिनट होता है। तो जो टेस्ट है इसमें अगर कंसिस्टेंसी टेस्ट में अगर बात किया जाए टाइप ऑफ रॉड, तो प्लंजर यूज किया जाता है, साइज 10 mm होता है और क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर होता है। ठीक, इनिशियल सेटिंग टाइम में स्क्वायर नीडल होता है, टाइप ऑफ रॉड 1 mm साइज होता है और क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होता है। ओके, उसके बाद अगर फाइनल सेटिंग टाइम में बात किया जाए तो एंगुलर कॉलर विद नीडल होता है, 5 mm साइज होता है और ये भी जो है सर्कुलर शेप में होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात किया जाए तो आपका जो है सेटिंग टाइम टेस्ट होता है, जिसमें जो है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट होता है और दूसरा होता है फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। इसमें मतलब हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम चेक करते हैं। स्ट्रेंथ टेस्ट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जो हम लोग चेकआउट करते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चेकआउट करते हैं स्ट्रेंथ में। और उसके बाद साउंडनेस टेस्ट जो है वो भी हमारा ली चैटेलियर अपरेटस का यूज करके ही जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो कि उसमें जो अनसाउंडनेस होता है ड्यू टू लाइम के कारण से उसको मेजर करने के लिए। लेकिन अगर अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीसा है तो उसके लिए ऑटोक्लेव टेस्ट का जो है यूज करते हैं अनसाउंडनेस को मेजर करने के लिए। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट भी कहते हैं कि कौन सा कंपाउंड कितना केमिकली कम है, वो सारी चीजें। कई सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट होते हैं, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, IRS-T40 सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, है ना। तो अलग अलग टाइप ऑफ सीमेंट होते हैं, बट इन सभी के बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो है इसको ज्यादा डिटेल में मैं आपको अंदर लेकर जाने की जरूरत नहीं है। मैं उतना डिटेल में यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला हूँ। जितना आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम निकालना जरूरी है ना, वो आपके लिए जरूरी है, ना कि पूरा चीजें को समझना। ठीक है, उसके बाद अगला जो इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट का, है ना, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ
कंक्रीट, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, इसमें आपका दूसरा नंबर पे है वाटर। पहला नंबर पे था सीमेंट, दूसरा नंबर पे वाटर। वाटर विद pH 6 to 8 शुड बी यूज्ड, है ना। तो कौन सा वाटर हम लोग इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज करते हैं? वह वाटर यूज करते हैं जिसका पीएच वैल्यू जो है 6 से 8 के बीच में लाई करता है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेसिव इम्प्योरिटीज है तो वो अफेक्ट कर देगा सेटिंग टाइम को, स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी को, और साथ ही साथ काउज करेगा इन्फ्लोरेसेंस, सरफेस डिक्लोरेशन एंड कोरोजन ऑफ स्टील। तो ये सारे काम करता है अगर एक्सेस इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वाटर में तब। तो यहाँ पे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिख सकते हो कि इट should should be free, it should be free from, it should be free from impurities. Next point of reference, excessive impurities may affect, ये affect करता है setting time, strength, durability, and may cause efflorescence, surface discolorations, and corrosion of स्टील। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको नोट डाउन रखना है। वाटर में अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सल्फेट्स, क्लोराइड्स और सस्पेंडेड मैटर की, तो उसके लिए हम लोग जो है IS कोड 325 के अंतर्गत इसको में पढ़ते हैं, जो कि बोला जाता है कि जो pH वैल्यूज होता है IS कोड ही बताता है कि आपका जो pH वैल्यू होना चाहिए वाटर का 6 से कम नहीं होना चाहिए। और परमिसिबल लिमिट अगर बात किया जाए, ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है किसी वाटर में तो 200 mg पर लीटर तक हम लोग लेकर चल सकते हैं परमिसिबल लिमिट। इनऑर्गेनिक मटेरियल अगर प्रेजेंट है तो हम लोग जो है 3000 mg पर लीटर लेकर चल सकते हैं। और सल्फेट्स प्रेजेंट है तो 400 मिलीग्राम पर लीटर, और क्लोराइड्स प्रेजेंट है तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर आपका यहाँ पे होगा। फॉर कंक्रीट नॉट कंटेनिंग एम्बेडेड स्टील, है ना, वैसा कंक्रीट जहाँ पे स्टील को इम्बेड नहीं कर रहे हैं उस कंडीशंस में। और अगर रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क है तो उसमें 500 mg पर लीटर आपका से ज़्यादा क्लोराइड नहीं होना चाहिए। उससे कम है तो काम चलेगा, उससे ज़्यादा है तो नहीं चलेगा। यहाँ पे स्टील लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे स्टील लिख लीजिएगा, छूट गया। अगर सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट है तो 2000 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा रहेगा तो भाई फिर दिक्कत है। इम्प्योरिटीज अगर वाटर में है, अगर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज के बारे में बात किया जाए तो अगर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है तो वाटर कंटेंट करता है मोर देन 2000 ppm यानी पार्ट पर मिलियन ऑफ डिजोल्व सॉलिड्स, जो कि अफेक्ट करता है सर्टेन सीमेंट एडवर्सली। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स है तो जो प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ जिंक या मैग्नीज या टीन या कॉपर या लीड होता है वो कंसिडरेबली रिड्यूस करता है जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है उसको। और सोडियम फास्फेट जो है या सोडियम बोरेट है या सोडियम आयोडेट है वो एक्ट करता है रिटार्डर के तौर पे और कॉज करता है मार्क्ड रिडक्शंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जिंक क्लोराइड retard the set of concrete and 3-day strength test cannot be performed
जो प्रेजेंस होता है कैल्शियम क्लोराइड का वो एक्सेलरेट करता है सेटिंग का और हार्डनिंग ऑफ सीमेंट को जो है मतलब अफेक्ट करता है। कार्बोनेट ऑफ जो सोडियम्स होता है एंड जो पोटेशियम होता है वो काउज करता है रैपिड सेटिंग को, जो कि उसके कारण से जो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, कम जाता है ना। कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो होता है वो आपका कम जाता है। अगर शुगर आपका प्रेजेंट है ना, टू अप टू 0.05% बाई वेट ऑफ वाटर तो हार्मलेस है, और अगर शुगर प्रेजेंट है 0.15% बाई वेट तो वो रिटार्ड करेगा सेटिंग टाइम को और रिड्यूस कर लेगा अर्ली स्ट्रेंथ और इंक्रीज करेगा 28 डेज स्ट्रेंथ को। अगर ऑयल किसी वाटर में प्रेजेंट है तो मिनरल ऑयल जैसे पेट्रोलियम हैज लेस अफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ओवर अदर ऑयल। जैसे अगर वेजिटेबल ऑयल्स है वो डीप डेट्रीमेंटल इफेक्ट डालेगा ऑन कंक्रीट स्ट्रेंथ, जो कि पार्टिकुलरली एट लैटर एजेस होगा। एल्गी जो है वो प्रेजेंट अगर रहता है वाटर में तो मिक्स करता है ऑन द सरफेस ऑफ एग्रीगेट आइदर रिड्यूस्ड बॉन्ड बाय कंबाइनिंग द सीमेंट और रिड्यूस द स्ट्रेंथ बाय इंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इन द कंक्रीट। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर एक्सेस इम्प्योरिटीज अगर हमारा रहता है, जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा अगर इम्प्योरिटीज रहता है तो हमारा इम्पैक्ट हमें जो है कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे देखने को मिलता है। तो ये तमाम पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके जो है समझ में आया होगा। अगर इन पॉइंट्स में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जब आपको दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है इसके बारे में शेयर कीजिए ताकि आपको और भी जो है लोग यहाँ पे जो है जोड़ सके। ओके, बाकी मिलते हैं नए वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।